सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइक्रोमेट आयन को हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी में ट्रीट किया जाए तो क्रोमियम +3 आयन हमको ऑब्जर्व होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मिल रही थी, +6, और यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी मिल रही है, 3। तो जाहिर सी बात है हमको चेंज कितने का मिल रहा है, 3 का चेंज मिल रहा है। अब यहाँ पर +6 से +3 में जा रहे हैं तो एक क्रोमियम में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिला 3। कितने क्रोमियम प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, 2 क्रोमियम प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, इसलिए इस रिएक्शन के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। एक क्रोमियम में 3 का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज, 2 क्रोमियम में 6 का चेंज, तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, आपका एन फैक्टर इस रिएक्शन के लिए 6 हो जाएगा। और इस रिएक्शन के लिए जब आप इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करेंगे तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एन फैक्टर कितना आया हुआ था, 6 आया हुआ था। वन थिंग मोर, पोटेशियम डाइक्रोमेट का अगर एसआरपी हम नोट करें तो एसआरपी हमको कितना देखने को मिल रहा है, 1.33 मिल रहा है एसआरपी। इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है। वैल्यू अगर पॉजिटिव है, एसआरपी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका एक बेहद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर ये बहुत सारे रिएक्टेंट्स को, केमिकल स्पीशीज को उनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में भी पहुंचा देता है। फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शंस में यहां पर नोट किए दे रहा हूं, काउंटर बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आयोडाइड आयन, आयोडाइड आयन में अगर क्या मिक्स करें हम, पोटेशियम डाइक्रोमेट मिक्स करें प्लस H2SO4 मिक्स किया जाए तो इस पूरी प्रोसेस में क्या होगा, आयोडाइड आयन आयोडीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम क्लोराइड आयन का इस्तेमाल करें, इसमें भी हम पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, क्लोरीन गैस मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम फेरस आयन का यूज करें तो फेरस विल बी कन्वर्टेड इनटू फेरिक आयन। H2S या फिर सल्फाइड आयन का इस्तेमाल करें तो ये सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं आपको सल्फर डाइऑक्साइड दे दूं, सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, +4, और यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, +6, तो सल्फर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाता है। यहां मैंने आपको थायोसल्फेट आयन दिया हुआ है। थायोसल्फेट आयन आपका सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली नाइट्राइट आयन नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिस रिएक्टेंट में भी आप पोटेशियम डाइक्रोमेट मिक्स करेंगे वो रिएक्टेंट आसानी से ऑक्सीडाइज होकर के अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, कैलकुलेट करिए जरा, कितनी आ रही है, +3, और यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मिल रही है, +5। तो हमने देखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने से नाइट्राइट किस में पहुंच जाता है, नाइट्रेट में पहुंच जाता है। सिमिलरली स्टेनस आयन स्टैनिक आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, Sn+2 से Sn+4। आर्सेनाइट आयन ASO3- ASO4- 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्सेनाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू आर्सेनेट। नेक्स्ट आता है आपका ऑक्जिलेट आयन। ऑक्जिलेट आयन C2O4- 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्जिलेट आयन में जरा कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, कितनी आ जाएगी, +3, और यहाँ पे कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, +4। तो आपने देखा कि कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच जाता है। सिमिलरली एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल में भी अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं तो एथिल एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटैल्डिहाइड में। और इसी तरीके से एसीटैल्डिहाइड में भी अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएं
तो ये आपका एथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि पोटेशियम डाइक्रोमेट डिफरेंट डिफरेंट केमिकल स्पीसीज को उनकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म स्टेट तक बहुत ही आसानी से पहुंचा देता है। अब आ जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का टेस्ट क्या होता है, इसे हम लैब में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो रिएक्शन विद H2O2, पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे क्रोमियम डाई परऑक्साइड तैयार होता है। क्रोमियम डाई परऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CrO5। CrO5 केवल और केवल 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ही स्टेबल है, इससे ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं है। अगर टेम्परेचर हम इससे ज़्यादा कर देते हैं तो यही CrO5 फर्दर धीरे धीरे टूट करके क्रोमियम आयन प्लस ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। CrO5 का कलर ब्लू कलर का होता है और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होती है। क्रोमियम से 4 ऑक्सीजन परऑक्सी लिंकेज के थ्रू जुड़े हुए होते हैं और 1 ऑक्सीजन ऑक्सी लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ होता है। इन चारों ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगी और इस ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगी और क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगी। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर 0 to 5 से ऊपर टेम्परेचर ले जाएंगे ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा Cr+3 O2 में। अगर हम चाहें कि CrO5 हमारा स्टेबलाइज कर जाए तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमें ईथर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ईथर सॉल्वेंट की मौजूदगी में ईथर अपना लोन पेयर CrO5 को डोनेट करेगा और इस तरीके से इसका कलर डीप ब्लू कलर आएगा और ये आपका एक स्टेबल कंपाउंड तैयार होता है। ईथर क्या होते हैं, ईथर आर नॉन एज ROR। यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्रोमियम को देगा तो इस तरीके से ईथर का लोन पेयर क्रोमियम के पास जाएगा, ROR CrO5 के साथ लिंकेज बनाता है एंड बिकॉज ऑफ दिस लिंकेज CrO5 गेट्स स्टेबलाइज्ड हैविंग डीप ब्लू कलर। CrO5 का क्लोराइड आयन टेस्ट, इसको हम क्लोमिल क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पोटेशियम डाइक्रोमाइट को जब हम क्लोराइड आयन के साथ ट्रीट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में तो एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस बनती है, CrO2Cl2। CrO2Cl2 एक रेडिश ब्राउन कलर की गैस है जो क्लोराइड आयन के टेस्ट के लिए यूज की जाती है। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में क्लोराइड आयन के साथ रिएक्शन कैरी करता है। ये आपको याद रखना है कि आपके पास जो भी क्लोरीन मौजूद होने चाहिए वो क्लोराइड आयन की फॉर्म्स में फ्रीली मौजूद होने चाहिए। अगर ये क्लोराइड आयन किसी ऐसे मेटल से जुड़े हुए हैं जैसे सिल्वर, लेड, टिन या मरकरी, इसमें जैसे हमने ले लिया सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड का KSP अगर देखें तो क्या होता है, KSP की वैल्यू होती है वेरी 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 लेस देन 1। KSP की वैल्यू अगर 1 से बहुत कम है तो इसका मतलब सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी बहुत कम है और सिल्वर क्लोराइड की अगर सॉल्युबिलिटी बहुत कम है तो आपको क्लोराइड आयन नहीं मिलेंगे। अगर क्लोराइड आयन नहीं मिलेंगे तो क्या क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पॉसिबल होगा? नहीं पॉसिबल होगा। तो आपको याद रखना है कि सिल्वर, लेड, टिन और मरकरी इन 4 मेटल के क्लोराइड क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हैं। बाकी जितनी भी आपके आयनिक सॉल्ट हैं जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, इनमें जो क्लोरीन मौजूद होती है इनका KSP 1 या 1 से ज़्यादा होता है, इसलिए
क्लोराइड आयन आपको फ्री मिल जाते हैं और ये फ्री क्लोराइड आयन ही पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करके क्रोमियम ऑक्सीक्लोराइड की रेडिश ब्राउन कलर की गैस बनाते हैं। क्रोमियल क्लोराइड टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, इसको मेमोराइज रखिएगा। ओके, नेक्स्ट अगला कंपाउंड है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट फार्मूला क्या होता है इसका, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है, पर्पल। और इसका पर्पल कलर क्यों होता है, पीछे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, ड्यू टू लिगैंड मेटालिक चार्ज ट्रांसफर। सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन मौजूद होते हैं वो ऑक्सीजन मैग्नीज को अपना लोन पेयर डोनेट करते हैं और चार्ज ट्रांसफ़र की प्रोसेस होती है ड्यू टू लिगैंड मेटालिक चार्ज ट्रांसफ़र। इसका कलर कैसा हो जाता है, पर्पल कलर। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर डाया मैग्नेटिक होता है। LMC का फुल फॉर्म नोट कर लीजिएगा, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। तो पोटेशियम परमैंगनेट का मैग्नेटिक बिहेवियर डाया मैग्नेटिक होता है। वन थिंग मोर, पोटेशियम परमैंगनेट आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ही फेमस कंपाउंड है। पोटेशियम परमैंगनेट इज आल्सो डिफाइंड एज सॉल्ट ऑफ परमैग्नेटिक एसिड। परमैग्नेटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, HMnO4। HMnO4 को हम क्या बोलते हैं, परमैग्नेटिक एसिड। परमैग्नेटिक एसिड को अगर हम आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें तो हमें पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा। याद रखिएगा, इस प्रोसेस को किसी भी मेटल के साथ जैसे कि सोडियम या पोटेशियम मेटल के साथ डायरेक्टली ट्रीट नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम या सोडियम मेटल्स आपकी हाईली एक्सप्लोसिव नेचर की होती हैं, तो मेटल के साथ रिएक्शन कैरी करने पे भी आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिल जाएगा, लेकिन वो रिएक्शंस आपकी थोड़ा एक्सप्लोसिव हो जाती हैं। इसीलिए इसमें हम बेस का इस्तेमाल करते हैं जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसको बनाने के लिए पाइरोलुसाइड का इस्तेमाल किया जाता है। पाइरोलुसाइड का फार्मूला है MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड पाइरोलुसाइड कहलाता है। यह एक ब्लैक कलर का मिनरल होता है। इंडस्ट्री में पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लैक भी हो सकता है और ग्रे कलर का भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा पाइरोलुसाइड आपका साउथ अफ्रीका में पाया जाता है और दूसरे नंबर पे चाइना में पाया जाता है। आप सोच रहे होंगे सर कि आप पाइरोलुसाइड की हिस्ट्री क्यों बता रहे हैं। मैंने सिर्फ आपको जानकारी के लिए बताया। क्यों, क्योंकि एम्स में भी GK GS से रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो वहाँ पे जो पाइरोलुसाइड का जो सबसे बड़ा रिसोर्स है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसोर्स पाइरोलुसाइड का मैग्नीज डाइऑक्साइड का साउथ अफ्रीका है और सेकंड सबसे बड़ा रिसोर्स चाइना है। इंडिया पाइरोलुसाइड के प्रोडक्शन में लगभग 6वें नंबर पे आता है। और पाइरोलुसाइड को जब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन की मौजूदगी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करते हैं तो आपको पोटेशियम परमैंगनेट मिलता है, पोटेशियम मैग्नेट मिलता है। पोटेशियम मैग्नेट का फार्मूला क्या है, K2MnO4। K2MnO4 इसको आप फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि आपका ओजोन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोरेट, इनके साथ जब आप इनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये पोटेशियम मैग्नेट आपका पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है। K2MnO4 इज कन्वर्टेड इनटू KMnO4। एक रिएक्शन लिख करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, क्लोरीन। तो K2MnO4 को हमने Cl2 के साथ ट्रीट किया हुआ है। Cl2 के साथ ट्रीट करने पे क्या बन रहा है, 2KMnO4 बन रहा है प्लस 2KCl बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से अगर हम Cl2, ओजोन, नाइट्रिक एसिड, KClO4 इनमें से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं तो पोटेशियम मैग्नेट को पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट किया जा सकता है।
इसके लिए हम इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में आपका मैग्नेट एनोड पे इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में एनोड पर हमको एनोड टर्मिनल पर पोटेशियम मैग्नेट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके पोटेशियम पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। K2MnO4 को अगर किसी मेटल, एसिड या बेस के साथ ट्रीट किया जाए तो ये डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन देता है और डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन दे करके पोटेशियम पर मैग्नेट प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इस मैग्नीज डाइऑक्साइड का दोबारा इस्तेमाल हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस में पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए कर सकते हैं। तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि सबसे पहले आपने मैग्नीज डाइऑक्साइड लिया, मैग्नीज डाइऑक्साइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और पोटेशियम मैग्नेट बना लिया। पोटेशियम मैग्नेट को आपने ऑक्सीडाइज किया ओजोन, Cl2, CO2, HNO3, HClO4 या फिर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के थ्रू एनोड टर्मिनल पर ऑक्सीडाइज किया। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस से आपको पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त हो जाता है, जिसमें मैग्नेट आयन परमैंगनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप मैग्नेट आयन को परमैंगनेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मेटल, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवा करके इसको डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन कैरी करवाएंगे और डिस्प्रोपोनेशन रिएक्शन में भी पोटेशियम परमैंगनेट हमें मिल जाता है। आइए देखते हैं पोटेशियम मैग्नेट आयन इज नॉट स्टेबल। It is only stable at very higher pH value like pH value 13 to 14। स्ट्रॉन्ग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में तो ये स्टेबल कर जाएगा, लेकिन अगर हमने इसको एसिडिफाई किया तो फिर ये डिस्प्रोपोनेट कर जाता है, जैसा कि मैंने पीछे डिस्कस किया हुआ है। पोटेशियम परमैंगनेट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम गर्म करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करने पे हमको डिस्प्रोपोनेशन मिलता है, K2MnO4 भी मिलेगा और मैग्नीज डाइऑक्साइड भी मिलेगी और इस प्रोसेस में आपका ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। KMnO4 स्ट्रॉन्ग KOH की मौजूदगी में pH 13 to 14 की मौजूदगी में जब ट्रीट किया जाएगा तो K2MnO4 बनाता है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। हम देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट को अगर गर्म किया जाए तो भी ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है, बेस के साथ ट्रीट किया जाए तो भी ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। तो इसलिए पोटेशियम परमैंगनेट को अगर सल्फर या चारकोल के साथ ट्रीट किया जाए, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ये ऑक्सीजन गैस चारकोल और सल्फर को जलाती है, बर्न करती है और इस पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फर और चारकोल का इस्तेमाल एज अ गन पाउडर भी किया जा सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन सल्फर और चारकोल को गर्म करके बहुत सारी गैसेस बनाती है और ये आपका एक्सप्लोसिव की तरह इस्तेमाल किया जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट को अगर ऑक्जेलिक एसिड के साथ मिक्स किया जाए तो ये भी एक एक्सप्लोसिव का काम कर जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड गर्म होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है और पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है, जो ऑक्जेलिक एसिड को बर्न करके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। पोटेशियम परमैंगनेट बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम बात करें परमैंगनेट आयन को एसिड मीडियम में ट्रीट किया जाता है तो ये -2 में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितनी देखने को मिली थी? +7 और यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +2। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितना मिला? 5 का चेंज मिला। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर परमैंगनेट आयंस के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। सिमिलरली अगर हम परमैंगनेट आयन को बेसिक मीडियम में ट्रीट करें तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेट आयन में।
MnO4 -2 है। यहाँ पर परमैंगनेट आयन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी? +7। और यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी? +6। तो हमें चेंज कितने का ऑब्जर्व हुआ? 1 का चेंज हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए बेसिक मीडियम में परमैंगनेट आयन के लिए n फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाती है। अगला देखते हैं परमैंगनेट आयन इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में ये मैग्नीज डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड में यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +7। और यहाँ पर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? +4। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना मिला? 3 का चेंज मिला। और इसलिए इस कंडीशन पे परमैंगनेट आयन के लिए n फैक्टर की वैल्यू 3 हो जाती है। इस तरीके से अगर हम देखें तो इक्विवेलेंट मास परमैंगनेट आयन के लिए 3 केसेस में निकाला जा सकता है। पहला एसिडिक कंडीशन। एसिडिक कंडीशन में आ जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई 5। बेसिक कंडीशन में आ जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई 1। और न्यूट्रल कंडीशन पे आ जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से हम इनके मोलर मास निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीडाइजिंग एक्टिविटी कौन कौन सी हैं। तो हमने पीछे कुछ एक्टिविटी पोटेशियम डाइक्रोमेट की देखी हुई थी। पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट के रेस्पेक्ट में ये कमज़ोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का रिडक्शन पोटेंशियल 1.33 होता है, जबकि परमैंगनेट आयन का रिडक्शन पोटेंशियल 1.55 होता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर ज़्यादा। यही वजह है कि परमैंगनेट आयन इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन Cr2O7-2। यानी जितनी रिएक्शंस ऑक्सीडाइजिंग नेचर की Cr2O7-2 ने दिखाई थी, वो सारी की सारी रिएक्शन परमैंगनेट आयन से भी ट्रीट की जा सकती हैं और रिएक्शन को काउंटर बैलेंस किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।